नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी खबर पिछले कई दिनों से चल रही है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और वो खबर ये कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 26 जुलाई को हटाया जा रहा है। उस लिहाज से आज जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 जुलाई को, तो इस वीडियो की वैलिडिटी केवल 5 दिन की बैठती है। या तो येदियुरप्पा सीएम बने रहेंगे या सीएम पद से हट जाएंगे। 5 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को मेरे बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि 5 दिन तक आप इस वीडियो को देखें और समझें कि येदियुरप्पा की कर्नाटक में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी रेपुटेशन है और वो बीजेपी के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे कम से कम पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि येदियुरप्पा को हटाए जाने वाली खबर में बिल्कुल भी दम नहीं है। हो सकता है कि वो अपने विवेक से इस्तीफ़ा दे दें या कुछ और बात हो जाए, लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर के तौर पर हटाए जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है विकल्प की कमी है। देखिए, पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस में उठापटक चली है कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 धड़े हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के पास बीएस येदियुरप्पा के अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी की फुल फॉर्म है तो बीजेपी में जो बी है वो बीएस येदियुरप्पा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी मैं उनके बारे में कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा 1 बाय 1। जरा गौर से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। और मैं ये बताने वाला हूँ कि कर्नाटक में ये 78 साल का बुजुर्ग सीएम, देश का सबसे बुजुर्ग सीएम, क्यों बीजेपी के लिए आज भी सबसे अहम व्यक्ति है। चर्चा ये चली तब जब पिछले दिनों येदियुरप्पा दिल्ली आए थे। येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से भी मिले, और उसी दिन से ये चर्चा होने लगी कि साहब 26 जुलाई को 2 साल हो रहे हैं उन्हें सीएम बने हुए, और इसीलिए उन्हें हटाया जा रहा है और उनसे कह दिया गया है कि आप जाकर इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये बिल्कुल बिना सिर पैर की कहानी है। अब तक अभी किसी भी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, केवल मीडिया का एक सेक्शन लगातार इस खबर को चलाया जा रहा है। उसके बाद चर्चाएं चलने लगी कि वो विधायकों की मीटिंग बुलाएंगे 26 तारीख को और इस्तीफ़ा दे देंगे। हालांकि अब तक जो खबर वही है कि 25 जुलाई की रात को बेंगलुरु सिटी के किसी शानदार 5 स्टार होटल में येदियुरप्पा ने अपने सारे विधायकों को डिनर पर बुलाया है। अब वो डिनर पर क्यों बुलाया है, कुछ लोग इसे इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि वो उस दिन अपने इस्तीफे की बात वहाँ रखने वाले हैं, विधायकों से राय मशवरा करने वाले हैं या कुछ घोषणा करने वाले हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल होने जा रहे हैं सरकार को, इस मौके पर वो सारे विधायकों को डिनर पर लाना चाहते हैं। इसके अलावा येदियुरप्पा ने हाल फिलहाल में जो लिंगायत समुदाय है, आपको पता होगा कि लिंगायत समुदाय एक डोमिनेटिंग समुदाय है, और लिंगायत समुदाय क्यों कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने एक गलती करके, जैसे आज बीजेपी एक गलती करने जा रही है, कांग्रेस ने भी एक गलती करके लिंगायत समुदाय के वोट्स को खो दिया था। लिंगायत और वोक्कालिंगा 2 समुदायों के वोट वहाँ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को मिलाकर अगर वहाँ कोई सबसे बड़ा लिंगायत नेता है तो वो बीएस येदियुरप्पा हैं। स्थिति यहाँ तक की है कि कांग्रेस के जो लिंगायत समुदाय के विधायक हैं वो भी कुछ मुद्दों पर येदियुरप्पा के साथ हैं। उनकी एक सर्वमान्यता है, इसलिए वो जो येदियुरप्पा हैं आजकल मठाधीशों से मिल रहे हैं। जो मठ हैं वहाँ तरह तरह के धार्मिक गुरुओं से उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं। 1 बाय 1 चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको मैं लेकर जाऊंगा 1990 में। 1990 में कांग्रेस ने यहाँ आज तक की सबसे बड़ी बहुमत की सरकार बनाई थी। 224 में से 179 सीटें जीतकर जबरदस्त सफलता के साथ सरकार बनाई थी। वीरेंद्र पाटिल सीएम बने थे और उनके साथ सारा लिंगायत समुदाय था, और उससे में ये कहा जाता था कि वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। उनके सीएम बनने के लगभग 1 साल के बाद ही 1991 में
और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा राम जन्मभूमि को लेकर निकली थी। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। केंद्र में सरकार थी जनता दल की, वीपी सिंह वाली, और आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे। और जहाँ जहाँ पर भी जनता दल का प्रभाव था, जैसे कि बिहार में, और या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ के कुछ स्टेट्स में भी था, तो वहाँ पर उन्होंने वीपी सिंह की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि रथ यात्रा सफलतापूर्वक नहीं निकलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव के समय में तो बिहार में जब ये गई थी रथ यात्रा, गोलियां चली थी, सबको याद होगा। कर्नाटक में भी जब इस रथ यात्रा निकली तो वहाँ पर हिंसा हुई और कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। इस बात से राजीव गांधी नाराज हो गए और राजीव गांधी ने ये कहा कि अगर हिंसा हुई है आपके कर्नाटक में तो पाटिल साहब आपको इस्तीफा देना होगा, और मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, मेरे बेंगलोर आने से पहले आप मतलब एयरपोर्ट पर मेरा एयरक्राफ्ट लैंड करने से पहले आपका इस्तीफा मुझ तक पहुँच जाना चाहिए। जबकि कुछ ही समय पहले, कुछ दिन पहले ही पाटिल को एक स्ट्रोक आया था और उन्हें लकवा मार गया था, वो अस्वस्थ थे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दें, जबकि पाटिल इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। वीपी सिंह की सरकार ने, जो जनता दल की केंद्र में सरकार थी, उसने मौके को भांप लिया और उन्होंने ये देख लिया कि पार्टी के अंदर ही खटपट चल रही है, कांग्रेस के भीतर ही अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे हैं, राजीव गांधी की बात सीएम नहीं मान रहा है, और उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उसी के बाद एक ऐसा माहौल बना, सबको ये लगा कि यार देखिए, हमारी लिंगायत समुदाय को खासतौर से ये लगा कि हमारी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी और पाटिल इतनी बुरी स्थिति में थे, उसके बावजूद उनकी सरकार को जबरन यहाँ से हटा दिया गया, और उसी की वजह से जो लिंगायत हैं उनके मत कांग्रेस से छिटकने शुरू हो गए। उसके बाद 1994 में एक चुनाव हुआ और देवेगौड़ा वहाँ पर सीएम बने थे, जो कि जनता दल के ही सीएम थे। और उस समय मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर कांग्रेस की जो 1990 में सीटें 179 थी, वो केवल 36 पर आ गई। इतना डाउनफॉल कांग्रेस का हुआ और बीजेपी का वोट परसेंट 4% बढ़ा, जो कि बीजेपी कर्नाटक में कुछ नहीं थी, और 17% वोट बढ़े जनता दल के, और यहाँ पर सरकार बन गई इनकी देवेगौड़ा की। उस समय विपक्ष के नेता बने थे येदियुरप्पा। वहाँ से येदियुरप्पा की कहानी शुरू होती है। 2006 में जब सरकार बनी थी कुमारस्वामी की, जेडीएस वाली, उसमें डिप्टी सीएम बने थे येदियुरप्पा। आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोग ये जानते होंगे। फिर 2007 में 7 दिन के लिए भी इन्हें सीएम बनना पड़ा था। ये सीएम बने थे, हालात कुछ ऐसे बन गए थे। और 2008 में पहली बार बीजेपी की वहाँ सरकार बनी, तो 2008 से 2011 तक सीएम बने रहे, लेकिन इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इन्होंने पार्टी से अलग होकर कर्नाटक जनता पक्ष नाम की एक पार्टी बना ली, और वो लगभग 3-4 साल वो बीजेपी से अलग रहे। 2011 में वो बीजेपी से अलग हुए, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम पद के कैंडिडेट बने तो उन्होंने सबसे पहले येदियुरप्पा को अपनी पार्टी में वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि साउथ में अगर हमें सफलता हासिल करनी है, येदियुरप्पा का हमारे साथ होना जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी अहमियत को पहले से ही समझ रहे थे, और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने येदियुरप्पा से लड़ने को कहा, और शिमोगा से सांसद भी बने 2014 में येदियुरप्पा। 2018 में जब चुनाव हुआ वहाँ पर विधानसभा का, तो उस समय बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था, कांग्रेस और जेडीएस का। उसमें बड़ी ऐसी परिस्थितियां बनी कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जरूर बन गई, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई। और उस समय 2018 में 2 दिन तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे येदियुरप्पा। इन्होंने नरेंद्र मोदी से वायदा किया था कि मैं बहुमत साबित कर लूँगा, लेकिन ये बहुमत साबित नहीं कर पाए, और फिर कुमारस्वामी को समर्थन देकर कांग्रेस ने सरकार बनवा दी वहाँ पर, जो कि 19 महीने तक चली थी। मेरे ख्याल में 19 महीने ही चली थी, 1-1.5 साल के करीब चली थी। उस समय नरेंद्र मोदी से येदियुरप्पा ने एक वायदा किया था। येदियुरप्पा दिल्ली मिलने आए थे नरेंद्र मोदी से, और ये वायदा करके गए थे कि भले ही मैं बहुमत नहीं साबित कर पाया, लेकिन साल भर के अंदर अंदर इस सरकार को गिरा दूंगा और बीजेपी की सरकार फिर से बना दूंगा। और येदियुरप्पा ने वही करके दिखाया। येदियुरप्पा ने कांग्रेस के 2019 में 17 विधायकों के इस्तीफे करवाए। ये कहानी कुछ ऐसी थी जैसे कि मध्य प्रदेश में हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर रहे थे, लेकिन
कर्नाटक में कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं था, वन मैन शो था। येदुरप्पा ने सब कुछ अपने हिसाब से किया था और येदुरप्पा ने 17 विधायकों से इस्तीफे करवाए और जेडीएस की सरकार गिरवा दी। और अपने दम पर ही उन्होंने 15 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ तो 12 सीटें उन 15 में से जीतने में सफल रही बीजेपी और 117 विधायक बीजेपी के हो गए। और उसके बाद 26 जुलाई 2019 को सीएम बन गए येदुरप्पा। उस समय भी ये सवाल उठा था कि भाई येदुरप्पा सबसे बुजुर्ग सीएम है और इन्हें क्यों बनाया जा रहा है। आज की तारीख में 78 साल के करीब उनकी उम्र बैठती है और देश में इस समय जो 30 सीएम हैं उनमें से 18 सीएम एनडीए के हैं और उनमें सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वर्ग सीएम यही हैं, येदुरप्पा ही। लेकिन क्या करें, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है और बीजेपी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उन्होंने अपने आप को वहाँ इतने स्ट्रोंगली इस्टेब्लिश किया हुआ है। अगर मैं अन्य सीएम्स की बात करूं जो गैर बीजेपी पार्टीज़ के हैं तो 8 सीएम ऐसे हैं देश में जो 70+ हैं। इनमें कैप्टन अमरिंदर भी शामिल हैं और मिजोरम के जोरमथांगा 77 साल के हैं, केरल के पी विजयन 76 साल के हैं, नवीन पटनायक 74 साल के हैं, नीतीश कुमार, गहलोत और एनआर कांग्रेस वाले जो पुडुचेरी में सीएम बने, अभी एनडीए की सरकार बनी है, और नागालैंड के पियो रियो, ये सब 70+ हैं। और सबसे ज़्यादा उम्र के हैं यही अपने जनाब येदुरप्पा साहब। उसके बावजूद भी बीजेपी इन्हें उस पोजीशन में नहीं ला पा रही है जिस पोजीशन में उन्होंने अपने तमाम पुराने नेताओं को ला दिया था। आप सब जानते होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, इन सब लोगों को 75+ होने के बाद इस्तीफे देने पड़े थे और इनके टिकट नहीं हुए थे। जसवंत सिंह को 2014 में टिकट नहीं दिया गया था। यशवंत सिन्हा को 2014 में टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि 75+ थे। कल्याण सिंह जो अब बहुत गंभीर बीमार हैं और बहुत ही चिंताजनक उनकी हालत है, आज इस समय जब वीडियो में बना रहा हूँ तो वो बहुत क्रिटिकल हैं। 89 साल के हो चुके हैं। कई जगह गवर्नर रखा गया उन्हें। भगत सिंह कोश्यारी को भी ऐसे ही करना पड़ा था, उन्हें भी बाद में गवर्नर बनाया गया। सुमित्रा महाजन जो कि पिछली बार लोकसभा स्पीकर थी, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला था। नजमा हेपतुल्ला भी अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, गवर्नर बना दिया गया था उन्हें। कलराज मिश्रा, सीपी ठाकुर, वजू भाईवाला, लालजी टंडन साहब, इन सब लोगों को उसी कैटेगरी में रखा गया। लेकिन येदुरप्पा उस कैटेगरी में नहीं आए हैं। वो इसलिए नहीं आए हैं कि येदुरप्पा का कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले दिनों ये कहा था कि जब 89 ईयर के श्रीधरन को आप केरल में सीएम का फेस बना सकते हैं तो फिर 85 साल के, 83 साल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, ये सब बेचारे क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते। और यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर कही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी अगर येदुरप्पा को हटाती है तो वो वही गलती करेगी जो राजीव गांधी ने कभी 1990s में पाटिल को हटाकर की थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी में आज भी जो इस बात से ऊपर उठकर हैं कि येदुरप्पा को अभी न हटाकर येदुरप्पा को ये कार्यकाल पूरा करने दिया जाए और उसके बाद जब नेक्स्ट चुनाव हो, फ्रेश चुनाव हो और उस समय बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में आए तो किसी नए फेस को आजमाया जाए। लेकिन अभी बीच में ही येदुरप्पा को हटा देना, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये आत्मघाती साबित हो सकता है। देखते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों की बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है या नहीं। क्या 26 जुलाई को येदुरप्पा इस्तीफा देंगे या नहीं, या वो कंटिन्यू करेंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक दें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा लाइव शो होता है रोज़ाना रात को और आप लाइव शो में बड़ा मज़ा आएगा। हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं और हजारों की संख्या में लोग रोज़ाना मुझसे जुड़ते हैं और देश दुनिया की खबरों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।